विद्यार्थियों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के सफल संचालन के लिए प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है। जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं या शासन की व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो ये प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा हो, कौन सी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हो, ये हमें जानना आवश्यक है। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की रिप्रेजेंटेटिव जो सिस्टम्स हैं वो अपनाए जाते हैं। आज हम इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतिनिधित्व के सिद्धांत क्या हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कोई भी समूह या गुट आज आवश्यक निर्णय लेने अथवा आवश्यक बातचीत के लिए अपने बड़े आकार के कारण प्रत्येक अवसर पर अपने सभी सदस्यों को एकत्रित नहीं कर सकते। इसके लिए वे अपने कुछ प्रतिनिधि सदस्यों का चुनाव कर लेते हैं, जो भविष्य में प्रत्येक निर्णय में भागीदार बनते हैं और समूह या गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दृष्टि से प्रतिनिधियों द्वारा समूह के लिए अधिकृत शक्ति के तहत कार्य करना प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इसी क्रम में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में प्रतिनिधित्व की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। उसे हमें जानना चाहिए कि प्रतिनिधित्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सारे नागरिक या उनके किसी अंश की अभिवृत्तियाँ, अधिमान्यताएँ, दृष्टिकोण और इच्छाओं को उनकी ऐच्छिक कार्य का रूप प्रदान करता है और जिनके प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं पर बाध्यकारी प्रभाव होता है। इसी तरह रॉबर्ट वॉन मोहल्ले के अनुसार प्रतिनिधित्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्त नागरिक या उनका कोई अंश सरकारी कार्य पर जो प्रभाव डालता है वह उनकी सुव्यक्त इच्छा के अनुसार होता है। उन्हीं में से थोड़े से लोगों के द्वारा उनकी ओर से किया जाता है और यह उनके लिए मानना आवश्यक होता है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम इसी क्रम में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसको जानेंगे। प्रतिनिधित्व का अर्थ समझने के बाद अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ समझना भी आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति की तरफ से संकेत करना प्रतीत होता है। राजनीति प्रतिनिधि ही निर्वाचित व्यक्ति होता है जो समूह का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी राजनीतिक समाज में शासन की प्रक्रिया को प्रभावित करने तथा प्रत्यक्ष रूप में भाग लेने का विधिक अधिकार रखता है। ए विर्च ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है, राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परंपरागत या कानून के द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि का स्तर रखता है और प्रतिनिधि की भूमिका का निर्वहन करता है। इस दृष्टि से राजनीतिक प्रतिनिधित्व द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में की अदा की भूमिका का सूचक है। अब हम प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो पृष्ठभूमि क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, किस प्रकार इस प्रणाली का, इस सिस्टम का, इस विचारधारा का विकास हुआ, वो जानते हैं। प्रतिनिधित्व प्रणाली की उत्पत्ति को लेकर राजनीतिक विद्वानों में एकमतता नहीं है। मॉन्टेस्क्यू और रूसो इसे आधुनिक युग की उपज मानते हैं। उनका कहना है कि प्राचीन काल में राजा ही शक्ति का एकमात्र अधिकारी था और शासन के सभी निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते थे। जब राजा की निरंकुशता बढ़ने लगी तो जनता की आवाज़ को दबाए रखने के लिए अपने कुछ सलाहकारों को जनप्रतिनिधि के रूप में उभारने लगे। जब राजा को धन की जरूरत पड़ती थी तो वो कुछ जनप्रतिनिधियों को अपने पास बुलाने लगा और धीरे धीरे ये प्रतिनिधि समाज के महत्वपूर्ण अंग बन गए। राजा और जनता को जोड़ने में इन्हीं प्रतिनिधियों ने भूमिका अदा की और ये प्रारंभ हो गया। और 13वीं सदी के अंत में और 14वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में संसद, फ्रांस में एस्टेट्स जनरल, स्पेन में कोर्ट्स
जर्मनी और जापान में डाइट के रूप में प्रतिनिधि संस्थाओं का उदय हुआ। इन संस्थाओं और राजाओं में लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा और अंत में प्रतिनिधि संस्थाओं की ही विजय हुई। अब हम इसके आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतिनिधित्व के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व विभिन्न आधारों पर अनेक प्रकार का हो सकता है। आज प्रतिनिधित्व के जो रूप प्रचलित हैं उनको हम क्रमशः जानने का प्रयास करते हैं। पहला रूप जो हमें देखने को मिलता है वो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और चौथा है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हैं, इनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं, पहले हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रतिनिधित्व के अंतर्गत, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत किसी क्षेत्र को निर्वाचन कराने के लिए कई भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य का चुनाव किया जाता है, इसलिए इसे भौगोलिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। सुविधा की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कम करके एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है। जिस चुनाव क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य चुना जाता है उसे सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से, तथा जिस क्षेत्र से एक साथ कई सदस्य चुने जाते हैं उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अपेक्षाकृत भौगोलिक दृष्टि से छोटे या कम जनसंख्या वाले होते हैं और कई बार राजनीतिक विभाजन के अनुरूप भी होते हैं। भारत तथा फ्रांस में ऐसे ही निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस प्रणाली में सामान्य तौर पर मतों के बहुमत के आधार पर परिणाम घोषित किए जाते हैं। इसका प्रमुख गुण इसकी सरलता है। इसके सदस्यों की संख्या भी सीमित रहती है, लेकिन विद्वानों ने इस प्रणाली की भी आलोचना की है। इस प्रणाली के आधार पर चुना हुआ व्यक्ति केवल और केवल एक ही हित का प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्र के बाकी हित बिना प्रतिनिधित्व के रह जाते हैं। ये इसकी आलोचना के रूप में कहा जाता है। इसकी आलोचना करते हुए GDH कोल ने लिखा भी है कि वास्तविक लोकतंत्र केवल एक सर्वशक्तिमान प्रतिनिधि सभा में नहीं बल्कि व्यावसायिक प्रतिनिधि निकायों में से एक संयुक्त संगठन में पाया जाता है। अब हम प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की बात करेंगे कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के दोषों को देखते हुए कुछ विद्वान व्यावसायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। इसी कारण डिगविट ने कहा है, व्यवसाय, संपत्ति, वाणिज्य, उद्योग धंधे, यहाँ तक कि विज्ञान और धर्म आदि राष्ट्रीय जीवन की समस्त शक्तियों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। आज इस पद्धति के दोषों को दूर करने के लिए फ्रांस तथा आयरलैंड में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली को ही अपनाया जा रहा है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ही एक रूप देखा गया है। अब हम व्यावसायिक प्रतिनिधित्व क्या है उसे जानते हैं। इस प्रतिनिधित्व को प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। इनमें प्रतिनिधियों का चयन का आधार समाज को व्यावसायिक संगठन होता है। यह प्रादेशिक, आनुपातिक तथा अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व तीनों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। इस प्रतिनिधित्व का आधार यह है कि सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक समूहों को राष्ट्रीय विधानसभा में स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। GDH कोल ने इसे एक सच्चा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व कहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस तथा इटली में इस प्रणाली को अपनाया गया था। 1919 के वाइमर संविधान के अधीन इटली में एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई, जिसमें श्रमिकों, पूंजीपतियों और उपभोक्ताओं के हितों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था। आधुनिक समय में यह इंडोनेशिया में पाया जाता है। लेकिन इस प्रतिनिधित्व के दोष भी बहुत हैं। इसमें विधायिका के अल्पसंख्यक वर्ग अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि भेजने में असफल रहता है। इसमें व्यवसायों को उचित वर्गीकरण ना तो संभव है और ना ही उचित। इससे संकीर्ण हितों को बढ़ावा मिलता है और मतदाताओं की स्वतंत्रता भी सीमित हो जाती है।
इससे विधायिका परस्पर विरोधी गुणों का अखाड़ा बन जाती है। इसमें ना तो जनसंख्या का ही विभाजन सही होता है और ना ही समूहों का। इससे दोषों के कारण ही, इसके जो सारे दोष बताए हैं इनके कारण ही यह प्रणाली आज बहुत कम देशों में देखने को मिलती है। यदि यह कह दिया जाए कि यह मृतप्राय है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम एक और जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इस विषय पर आमतौर पर एक प्रश्न अक्सर आता है। इसलिए विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ठीक ढंग से इसका अध्ययन करें। यह पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि मतों की गणना के बजाय उनको तौला जाना चाहिए। इस पद्धति का प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता है। यह अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सक्षम है। इस पद्धति की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग 1793 में फ्रांस में हुआ था, लेकिन आज ये अनेक देशों में इसका प्रयोग हो रहा है। इस पद्धति की व्याख्या सबसे पहले थॉमस हेयर ने अपनी रचना, किताब का नाम है इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, में की थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लेते हैं कि थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसने इसका प्रतिपादन किया, तो आप कह सकते हैं कि थॉमस हेयर ने अपनी बुक थी इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसमें इसका सूत्रपात किया था। इस प्रणाली के दो रूप हैं, उनको हमें जानना आवश्यक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो रूप हैं जो विश्व में पाए जाते हैं, जिनकी चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नाम से ही जो है अधिक जाना जाने लगा है, फिर भी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से हमें इनका अध्ययन करना चाहिए। तो पहली जो इसमें प्रणाली है वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का स्वरूप है वो है सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम। तो यदि हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को यदि गहनता से समझना है तो हमें इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है, पहली जो प्रणाली है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आपने देखा होगा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो विधि है वो इसी माध्यम से होती है, और उसमें यदि आप बोलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है तो वो जवाब अधूरा होगा। इसलिए हमें उसमें कहना पड़ेगा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो ये इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो स्वरूप देखे गए हैं, दो उसके प्रकार हैं जो भिन्न भिन्न देशों में पाए जाते हैं, और आमतौर पर सबसे अधिक प्रचलित जो प्रणाली है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और दूसरी प्रणाली है लिस्ट प्रणाली। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों प्रणालियों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि लिस्ट सिस्टम क्या है, सूची प्रणाली क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, और उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, और इसी प्रकार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं और किस प्रकार ये अपनाई जाती है, इसका क्रियान्वयन किस प्रकार होता है। इन दोनों प्रणालियों को जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के स्वरूप हैं, उनको अगले वीडियो लेक्चर में विस्तार से समझेंगे।